नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीर क्रिया इन अरिहंत आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गांधीनगर। दोस्तों, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यह टॉपिक शुरू किया है। लास्ट लेक्चर्स में हमने वेंटिलेशन यह टॉपिक देखा था, तो आज उसके हम क्विक रिवीजन करेंगे और आगे का टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, वेंटिलेशन के डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि द वेंटिलेशन इज़ द रेट एट विच एयर एंटर्स और लीव्स द लंग। मतलब लंग्स में एयर जो आती है और अंदर से बाहर जाती है उसे ही हम वेंटिलेशन कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, तो वेंटिलेशन दो तरह से ऑकर होता है। एक होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन और दूसरा होता है एल्वियोलर वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब क्या? पल्मोनरी वेंटिलेशन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ एयर मूविंग इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। मतलब क्वाइट ब्रीदिंग में 1 मिनट के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आ रही है और कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जा रही है, उसे ही हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू हमने देखी थी, वो रहती है 6 लीटर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था अल्वियोलर वेंटिलेशन। तो अल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब क्या? अल्वियोलर वेंटिलेशन इज़ द अमाउंट ऑफ एयर यूटिलाइज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज एवरी मिनट। मतलब हर एक मिनट में गैसियस एक्सचेंज के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एयर को यूटिलाइज किया जाता है, उसे ही हमने एल्वियोलर वेंटिलेशन कहा था। उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या थी? उसकी नॉर्मल वैल्यू थी 4.2 लीटर पर मिनट। उसके बाद हमने डेड स्पेस के बारे में देखा था। डेड स्पेस मतलब क्या? डेड स्पेस इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक वेयर गैसियस एक्सचेंज डज नॉट टेक्स प्लेस। तो डेड स्पेस ऐसी स्पेस होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हैपन नहीं होता है या गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस नहीं होता है। तो उसके भी हमने दो टाइप्स देखे थे। एक होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। इसमें हमने उसकी नॉर्मल वैल्यू भी देखी थी, वो रहती है 150 ml। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने डेड स्पेस या पूरा जो वेंटिलेशन प्रोसेस है उसके बारे में समझा। तो आज के इस लेक्चर में हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे उन्हें भी हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है और परफ्यूजन ये वर्ड का मीनिंग क्या है। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन मतलब कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर पर मिनट में गैसेस एक्सचेंज में पार्ट लेती है, उसे हम एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। और परफ्यूजन मतलब ब्लड फ्लो। ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। तो वो रेशियो क्या कहता है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट परफ्यूज द एल्वियोलाई। मतलब कितनी एयर के वॉल्यूम का गैसेस एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है वो, और कितनी अमाउंट में ब्लड वहाँ पे फ्लो हो रहा है अल्वियोलाई में, उसे ही हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कहते हैं। उसकी डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट परफ्यूज द एल्वियोलाई। मतलब कितने अमाउंट का ब्लड एल्वियोलाई में फ्लो हो रहा है, ये रेशियो को हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कहते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज VA डिवाइडेड बाई Q, where VA is alveolar ventilation and Q is the blood flow that is perfusion। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी ऐसा मैं मानता हूँ। तो नेक्स्ट हम इसके देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज़ क्या रहती है। द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज़ अबाउट 0.84। इसका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है दोस्तों वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का। तो ये जो नॉर्मल वैल्यू है हमें याद रखनी है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज़ अबाउट 0.84। तो रेशियो देखने के बाद अब हम सिग्निफिकेंस क्या है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का उसे देखेंगे। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो सिग्निफाइज द गैसियस एक्सचेंज। मतलब गैसियस एक्सचेंज कितना हो रहा है वो बताने के लिए वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की ज़रूरत होती है। इट इज़ अफेक्टेड इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन एल्वियोलर वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो। ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो अफेक्ट होता है किन कारणों की वजह से? अगर एल्वियोलर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है या जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, उस वक्त ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम ज़्यादा हो सकता है। वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन इज इक्वल टू डेड स्पेस। दोस्तों, हमने डेड स्पेस के बारे में देखा था कि ऐसी स्पेस जिसका गैसेस एक्सचेंज में कोई
महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है, उसे हमने डेड स्पेस कहा था। तो वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन, ठीक है, मतलब वेंटिलेशन हो रहा है, मतलब एयर तो अंदर बाहर आ रही है, एयर का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर परफ्यूजन नहीं हो रहा है तो दैट स्पेस वी कॉल एज डेड स्पेस। और परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन इज कॉल्ड एज शंट, मतलब ब्लड का फ्लो तो हो रहा है लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम शंट कहते हैं। तो ये तो 2 वर्ड है, यहाँ पे हमें याद रखना है कि डेड स्पेस मतलब क्या, वहाँ पे वेंटिलेशन होता है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं होता है, उसे हम डेड स्पेस कहेंगे। और शंट मतलब परफ्यूजन होता है लेकिन वेंटिलेशन नहीं होता है। ये 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, उसे हमें याद रखना है। तो दोस्तों शंट और डेड स्पेस, ये 2 टर्मिनोलॉजी देखने के बाद अब हम वेस्टेड एयर एंड वेस्टेड ब्लड के बारे में समझेंगे। तो उसे एक एक करके अब पढ़ते हैं। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इज नॉट परफेक्ट बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फैक्टर ऑन आइदर साइड ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। क्यों परफेक्ट नहीं होता है? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और वो फैक्टर कहाँ पे रहते हैं? दे आर प्रेजेंट इन आइदर साइड ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलर मेम्ब्रेन के आजू बाजू में 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होने की वजह से ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस विच इंक्लूड्स वेस्टेड एयर। तो यहाँ पे बोला है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, मतलब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मतलब क्या कि जहाँ वहाँ पे तो एयर प्रेजेंट है लेकिन वो एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो एयर क्या हो जाती है? वेस्टेड एयर में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो यूटिलाइज नहीं होती है, उसे हम वेस्टेड एयर कहेंगे। और फिजियोलॉजिकल सेकंड जो फैक्टर है वो है फिजियोलॉजिकल शंट विच इंक्लूड वेस्टेड ब्लड। तो फिजियोलॉजिकल शंट में क्या होता है? परफ्यूजन तो होता है लेकिन वेंटिलेशन नहीं होता है, मतलब परफ्यूजन ब्लड फ्लो होता है लेकिन वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होने के कारण वो ब्लड भी वेस्टेड ब्लड कहलाता है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स है, एक है वेस्टेड एयर और दूसरा है वेस्टेड ब्लड। तो अब हम वेरिएशंस इन वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो के बारे में देखेंगे। उसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल वे से। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल। रेशियो इंक्रीजेस इफ वेंटिलेशन इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन ब्लड फ्लो। ये जो रेशियो है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का, नॉर्मली कितना रहता है? 0.84। ये जो नॉर्मल रेशियो है वो बढ़ता है, किन कारणों की वजह से बढ़ता है? अगर वेंटिलेशन ज़्यादा रहेगा, वेंटिलेशन ज़्यादा है विदाउट एनी चेंज इन ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो तो अपने ही नॉर्मल वैल्यू में चल रहा है लेकिन वेंटिलेशन बढ़ जाता है किसी कारणवश, तो उस वक्त ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बढ़ जाता है। रेशियो डिक्रीजेस इफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन वेंटिलेशन। ये रेशियो डिक्रीज कब होगा? अगर ब्लड फ्लो बढ़ गया लेकिन वहाँ पे जो वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, वो नहीं होता है। इस कारण वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इन सिटिंग पोजिशन देर इज अ रिडक्शन इन ब्लड फ्लो इन अपर पार्ट ऑफ द लंग दैट इज जोन 1 दैन इन लोअर पार्ट दैट इज जोन 3। ठीक है, तो जब सिटिंग पोजीशन में हम बैठते हैं तो उस वक्त रिडक्शन इन ब्लड फ्लो इन अपर पार्ट ऑफ द लंग, लंग के जो अपर पार्ट है वहाँ पे ब्लड फ्लो का रिडक्शन हो जाता है, मतलब ब्लड फ्लो कम होता है। दैन इन लोअर पार्ट में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है एज कम्पेयर टू द अपर पार्ट। Therefore, in zone 1 of lungs, ventilation perfusion ratio increases 3 times। दोस्तों इस वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो लंग के जोन 1 पार्ट में, दैट इज अपर पार्ट में 3 टाइम्स मोर बढ़ जाता है। ठीक है, एट द सेम टाइम इन जोन 3 ऑफ लंग्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीजेस। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जोन 3 में ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, उस वजह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज होता हुए हमें नज़र आता है। तो फिर से हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में हमने क्या देखा? अगर वेंटिलेशन ज़्यादा है और ब्लड फ्लो कम है या नॉर्मल है तो उस वक्त वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा आता है। दोस्तों सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा है और वेंटिलेशन एज इट इज़ है या कम है तो उस वक्त वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज होता है। सिटिंग पोजीशन में ब्लड फ्लो कम रहने की वजह से जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा हमें दिखाई देता है, और जो लोअर जोन है या जो थर्ड जोन होता है लंग्स का, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है और उस वहाँ पे हमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम होता हुआ दिखाई देता है।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो कौन सी ऐसी डिसीजेज है जिनमें वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो अफेक्ट होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज दैट इज सीओपीडी, वेंटिलेशन इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर मेम्ब्रेन, सो द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो रिड्यूसेस ग्रेटली। तो दोस्तों यहाँ पे सीओपीडी नाम की जो डिसीज़ है उसमें वेंटिलेशन अफेक्ट होता है, मतलब वेंटिलेशन कम हो जाता है। वेंटिलेशन कम होने की वजह से ब्लड फ्लो तो एज इट इज़ है, लेकिन वेंटिलेशन कम हो गया है। तो वेंटिलेशन ही कम होने की वजह से जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो यहाँ पे हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या क्या होता है और पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है। पैथोलॉजिकल में हमने सीओपीडी का एग्जांपल लिया जहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो डिक्रीज होता हुए दिखाई देता है। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हमने देखे उनकी एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और हम यहाँ पे रुकेंगे। तो हमने दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होता है उसे समझा, उसे एक बार फिर से देखेंगे। दोस्तों वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मतलब एल्वियोलर वेंटिलेशन डिवाइडेड बाय ब्लड फ्लो। तो कितना ब्लड फ्लो हो रहा है अल्वियोलाई में, और अल्वियोलर वेंटिलेशन इसका जो रेशियो आता है उसे ही हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कहते हैं। उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है, उसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 0.84। उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस देखा, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का, उसके बारे में समझा। तो उसको हमने समझा कि किस तरह से ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो होता है वो बहुत सारी बीमारियों में हमें महत्वपूर्ण सिग्नल्स या संकेत देता है। उसके बाद अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है या ब्लड फ्लो में चेंज हो रहा है तो उस वजह से भी ये वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो चेंज होता रहता है। उसके बाद हमने वेस्टेड एयर और वेस्टेड ब्लड की कंसेप्ट देखी। तो वेस्टेड एयर में हमने देखा कि जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट रहती है उसे हमने वेस्टेड एयर कहा। और जो फिजियोलॉजिकल शंट होते हैं, मतलब वहाँ पे ब्लड फ्लो तो हो रहा है लेकिन वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमने उस ब्लड को वेस्टेड ब्लड कहा। उसके बाद हमने वेरिएशंस देखे, पी रेशियो में फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या वेरिएशंस आते हैं और पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या वेरिएशन आते हैं। फिजियोलॉजिकल में हमने देखा अगर वेंटिलेशन बढ़ जाता है उस वजह से जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है वो ज़्यादा आता है। अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ता है और वेंटिलेशन एज इट इज़ रहता है तो उस वक्त वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम होता है। उसके बाद हमने सिटिंग पोजीशन में देखा जोन 1 में किस तरह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ज़्यादा रहता है, और जो जोन 3 है लंग्स का उसमें किस तरह से वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो। और लास्ट में हमने पैथोलॉजिकल कंडीशन देखी कि सीओपीडी में वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से न होने के कारण वहाँ पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो ग्रेटली रिड्यूस होता है। तो इस तरह से दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ रुकेंगे। थैंक यू।